लीजिए वहां बात एक ही है। इंटरनेशनल रिलेशन में एक सवाल पूछा गया है, अधिकार मानवता के नैतिक दावे हैं। दावा ही है अधिकार, बशर्ते यह है समय समय पे दावा बदल गया। अच्छा, मतलब दावा करते हैं, किस चीज पे आपका दावा है? दावा नैतिक होना चाहिए, अनैतिक? अधिकार, राइट इज अ क्लेम। अधिकार पर दावा है तो नैतिक क्या है और अनैतिक क्या है? आप क्लास से निकलिए और जिसकी बाइक अच्छी देख खड़ी है, ये मेरी बाइक है, दावा है मेरा, नैतिक है अनैतिक है? लेकिन आप कहिए मुझे न्यूनतम रोजगार चाहिए, शिक्षा का अधिकार चाहिए, नैतिक है अनैतिक? लेकिन पहला तो अधिकार था राजा से मुक्ति, पहले शिक्षा स्वास्थ्य की बात ही नहीं आई। और जो व्यक्ति झंडा उठा रहा था वो उद्योगपति था। उद्योगपति नया क्लास आ गया था इंग्लैंड के समाज में, और उद्योगपतियों को लगता था ये राजा महाराजा ये सब हमारे अधिकारों में बाधा है, इसलिए अधिकार का विचार आया। तो पहला लॉ के द्वारा प्राकृतिक अधिकारों का लॉक के द्वारा प्राकृतिक अधिकारों का जो विचार दिया गया, वह एक नैतिक दावा था। इट वॉज लाइक अ मॉरल क्लेम। लॉक के द्वारा जो प्राकृतिक अधिकारों का विचार दिया गया वह एक नैतिक दावा था। इट वॉज अ मॉरल क्लेम, क्योंकि उस समय राजतंत्रीय शासन था। Because at that time there was a monarchical form of government. क्योंकि उस समय राजतंत्री शासन था और प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत के द्वारा व्यक्ति की प्राथमिकता को स्थापित किया गया। नेचुरल राइट्स सपोर्ट्स द प्राइमेसी ऑफ इंडिविजुअल्स या प्राइमेसी ऑफ ह्यूमन बीइंग। प्राकृतिक अधिकार के द्वारा व्यक्ति की प्राथमिकता को, व्यक्ति की सर्वोच्चता को स्वीकार किया गया, और इसलिए शासन को सीमित और संवैधानिक बनाने की मांग की गई। Therefore, there was demand for limited and constitutional government. शासन को सीमित और संवैधानिक बनाने की मांग की गई। There was demand for limited and the constitutional government. अब जरा ध्यान से देखिए, एक बार बहुत ध्यान से देखिए, समानता व्यक्ति की प्राथमिकता को राज्य से स्थापित नहीं करता, बल्कि समानता का मतलब है राज्य व्यक्ति को समानता दे। तो ध्यान से, अगर आप अंतर करना चाहें, न्याय में क्या होता है भाई? राज्य के द्वारा वितरण होता है। अधिकार क्या है? क्लेम है, राज्य के खिलाफ है। अधिकारों का विचार राज्य को प्राथमिकता देता है, व्यक्ति को। और जिस दिन राज्य से व्यक्ति बड़ा बन जाएगा उसी दिन तो डेमोक्रेसी आई। और जिस दिन राज्य से व्यक्ति बड़ा बन जाएगा तो शक्तियां किस में आ गई? व्यक्ति में या राज्य में? और जिस दिन राज्य से बड़ा व्यक्ति बन जाएगा तो व्यक्ति को सीमित करने की आवश्यकता पड़ेगी या राज्य को? राज्य को।
और तीसरा, राज्य साधन है या साध्य? साधन। राज्य इन अधिकारों की रक्षा के लिए आया है या इन अधिकारों को छीनने के लिए है? राज्य ने अधिकार दिए नहीं है और जो राज्य ने दिया नहीं है वो छीन नहीं सकता। कितनी बड़ी बात थी दोस्तों, कितनी बड़ी बात थी। अधिकारों के सिद्धांत ने गौरवमयी क्रांति, फ्रांसीसी क्रांति आगे बढ़ा दिया। गौरवमयी क्रांति आई, फ्रांसीसी क्रांति आई, राज्य के सिद्धांत ने आगे बढ़ाया। और लेकिन आप कहेंगे यार ये मॉरल क्लेम, मॉरल क्लेम, अरे नैतिकता और अवेलेबिलिटी में फर्क तो है ना। और सच पूछिए, मॉरल क्लेम तो मतलब ये है सब ईश्वर की संतान है। अब सब ईश्वर की संतान कह देने से नैतिक है, वास्तविक है? ये तो नैतिक है। इसलिए मामला केवल मॉरलिटी से नहीं बनेगा। देखिए, मॉरल का मतलब है कि पूरे समाज में समानता होनी चाहिए। अरे भाई होनी चाहिए, इससे क्या मतलब है? और जब हमें कहते हैं कि सबको आजादी मिलनी चाहिए, बात तो यहां से नहीं बनेगी। वास्तविक मुद्दा ये है, आजादी होनी चाहिए या मिलेगी? कैसे मिलेगी? अगला पॉइंट, तो व्यक्ति के इन्हीं नैतिक दावों को नैतिक दावे अंडरलाइन, these moral claims of individuals or human being व्यक्ति के इन्हीं नैतिक दावों को अमेरिकी संविधान निर्माताओं ने, व्यक्ति के इन्हीं नैतिक दावों को अमेरिकी संविधान निर्माताओं ने पहली बार मूल अधिकारों के रूप में परिवर्तित कर दिया। मूल अधिकार अंडरलाइन, moral claims of individual was changed into fundamental rights। व्यक्ति के इन्हीं नैतिक दावों को अमेरिकी संविधान निर्माताओं ने मूल अधिकारों के रूप में परिवर्तित कर दिया। एंड हु वर द फाउंडिंग फादर्स ऑफ अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन? जेफरसन, मेडिसन। जेफरसन, मेडिसन जैसे लोगों ने फंडामेंटल राइट्स के विचार को अमेरिकी संविधान में आगे बढ़ा दिया। इसलिए याद रखिए, सवाल है कि फिर प्राकृतिक अधिकार और मूल अधिकार में फर्क क्या हुआ? प्राकृतिक अधिकार और मूल अधिकार में क्या फर्क हुआ? आप याद रखिए, प्राकृतिक अधिकार का मतलब नैतिक है। नैतिक का मतलब है जो लिखा नहीं गया है, वही नैतिकता लिखी है। दूसरी बात है, नैतिक का मतलब है जिसके मिलने न मिलने पर आप कोई कार्रवाई नहीं कर सकते। मॉरलिटी बिलोंग टू कंसाइंस, ठीक है, होना चाहिए। अब नहीं होना चाहिए तो हम क्या कर लेंगे? लेकिन जो फंडामेंटल राइट्स हो गया, इसका मतलब होता है आपको मिल गया, मिल गया। जैसे हम कह दें कि आपका पैसा बैंक में होना चाहिए, है तो नहीं ना। एटीएम आपके पास होना चाहिए, एटीएम होना चाहिए, मॉरल है। एटीएम है, वास्तविक है। इसलिए पहले अधिकार नैतिक रूप में ही आया था, और नैतिक रूप को जब संवैधानिक आधार दे दिया गया तो वही प्राकृतिक अधिकार क्या बन गया? फंडामेंटल राइट। जेफरसन, मेडिसन। और ब्रिटेन में तो कभी संविधान लिखा नहीं गया, लेकिन ब्रिटिश वासियों को तो अधिकार वैसे ही मिल गया, क्योंकि वहां परंपराएं का बड़ा महत्व था, प्रथाओं का महत्व था। ब्रिटिश वासियों को संविधान वैसे ही मिल गया। अमेरिकन ने लिखा, और ये बात और भी ध्यान देने की बात है। अब सवाल है, आज के जमाने में इस प्राकृतिक अधिकार की कोई प्रासंगिकता है या नहीं है? क्योंकि कुछ नेचुरल राइट्स में विसंगतियां तो थी, नेचुरल राइट्स में कुछ विसंगतियां थी। क्योंकि नेचुरल राइट्स ये मानता है पहले व्यक्ति है, पहले अधिकार है, उसके बाद समाज है, राज्य है, संविधान है। फंडामेंटल राइट ये मानता है ना, पहले संविधान है, उसके बाद फिर अधिकार है।
क्या ज्यादा सच्चाई है? पहले हम थे, उसके बाद संविधान आया? पहले हमारे अधिकार आए, उसके बाद संविधान आया? या पहले संविधान आया, उसके बाद अधिकार आया? क्या आया? देखिए, आज तो यही माना जाता है यार। अच्छा, पहले घोड़ा आता है, पहले गाड़ी आती है? कार्ट इज फर्स्ट और बुलाक इज फर्स्ट? अब बताइए, आपको अधिकार संविधान से मिला है या कहीं प्राकृतिक से पैदा होते मिल गया है? संविधान से मिला है। तो सवाल है, आज आप बताइए, आज प्राकृतिक अधिकारों की कोई प्रासंगिकता है या नहीं है? है या नहीं है? क्या प्राकृतिक अधिकारों की प्रासंगिकता है या नहीं है? कौन कह रहा है? कैसे है बताइए? क्या ट्रू? याद रखिए दोस्तों, लिखने की बात अगली है। वर्तमान में वर्तमान में इन्हीं प्राकृतिक अधिकारों को वर्तमान में इन्हीं प्राकृतिक अधिकारों को मानव अधिकार का नाम दिया गया। These natural rights were defined as human rights as of now। एक बहुत ध्यान से देखने की बात है, आपके सिलेबस में लिखा है अधिकार और मानव अधिकार के सिद्धांत। कोई किताब जो आपके पास हो या कहीं मिलेगी, यूनिवर्सिटी में कहीं जाके देख लीजिएगा, ऐसी कोई किताब आपको नहीं मिलेगी इसमें केवल मानव अधिकार के सिद्धांत लिखे हों। अधिकार का सिद्धांत होता है मानव अधिकार का। जो अधिकार है वही मानव अधिकार है, और जो अधिकार है वही फंडामेंटल राइट है। अंतर विषय वस्तु में है या प्रक्रिया में है? अच्छा बताइए, राइट टू लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी, ये नेचुरल राइट्स है, फंडामेंटल राइट्स भी है? हाँ, आप कहेंगे ना हमारे यहाँ 44वें संविधान से हटा दिया गया है। अरे अभी भी कई मामले में है वो। धार्मिक संस्थाओं को तो है ही है, और सीमित रूप में अभी भी कुछ लोगों को है, राइट टू लैंडेड प्रॉपर्टी है। अब बताइए, यही अधिकार प्राकृतिक है, यही फंडामेंटल है। अच्छा, मानव अधिकार में ऐसा होना चाहिए नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। इन्हें सच मानिए, प्राकृतिक अधिकार का ही दूसरा नाम क्या है? मानव अधिकार। ये मानव अधिकार क्या है? अगला पॉइंट, ह्यूमन राइट्स। अच्छा, इसमें जहां भी आपको लगे कि हमें अस्पष्ट हो रहा है वहां तुरंत पूछ लेना चाहिए। उसमें अगला पॉइंट, मानव अधिकार, ह्यूमन राइट्स, प्राकृतिक अधिकार, प्राकृतिक अधिकार एवं मानव अधिकार। प्राकृतिक अधिकार एवं मानव अधिकार एक दूसरे के समान है। नेचुरल राइट्स एंड ह्यूमन राइट्स आर इंटरचेंजेबल विथ ईच अदर। प्राकृतिक अधिकार और मानव अधिकार एक दूसरे के समान है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है। नेचुरल राइट्स एंड ह्यूमन राइट्स आर इंटरचेंजेबल विथ ईच अदर। जैसे आप प्राकृतिक अधिकार कहते हैं वही मानव अधिकार है। और क्या? प्राकृतिक अधिकार भी नैतिक दावा है। मॉरल राइट इज अ मॉरल क्लेम।
सही, नेचुरल राइट इज अ मॉरल क्लेम, नेचुरल राइट इज अ मॉरल क्लेम, प्राकृतिक अधिकार नैतिक दावा है, जबकि मानव अधिकार भी नैतिक दावा है। However, human rights is also a moral claim. जबकि मानव अधिकार भी नैतिक दावा है। एक बात तो देखिए, मानव अधिकार नैतिक दावा क्यों है? बस एक फर्क ये है, जब हम प्राकृतिक अधिकार की बात करते हैं तो इसका मतलब है कि मानव को जन्मजात अधिकार है, उसमें था नहीं, ऐसा होना चाहिए था, बाद में संविधान में आया तो वैधानिक बन गया, उसको मिल गया। दूसरी बात कहते हैं, जब ये कहते हैं कि मानव अधिकार ना ह्यूमन राइट्स आखिर में नैतिक क्यों है, मॉरल क्यों है, तो जो पहला ध्यान में रखने की आवश्यकता है, जब संयुक्त राष्ट्र संघ घोषणा पत्र में 1948 में ह्यूमन राइट्स का डिक्लेरेशन आया, तो आप बताइए, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली क्या दुनिया में किसी देश के लिए विधि का निर्माण करती है क्या? इवन ह्यूमन राइट्स केम इन फॉर्म ऑफ यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। मानवाधिकार आया, मानवाधिकार के सार्वभौमिक घोषणा पत्र के माध्यम से आया, यही तो मानवाधिकार है। और मानवाधिकारों का सार्वभौमिक घोषणा पत्र यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली से आया, यूएन जनरल असेंबली से आया। तो जब यूएन जनरल असेंबली से आया तो यूएन जनरल असेंबली इज नॉट अ लॉ मेकिंग बॉडी। संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा जो भी काम करती है वो एक सुझाव दे देती है, मॉरल प्रिस्क्रिप्शन है। यूएन के द्वारा पारित प्रस्तावों का तब महत्व होता है जब हमारी संसद से मान ले। तो अब बताइए, 1948 का डिक्लेरेशन मॉरल था या लीगल था? मॉरल था। और आप याद रखिए, जब कहते ह्यूमन राइट्स, अब यूनिवर्सल डिक्लेरेशन आ गया, अब कहने को तो मानव को अलग अलग अधिकार मिलने चाहिए, लेकिन वास्तविकता ऐसी नहीं है। सऊदी अरेबिया में जाएंगे कुछ और अधिकार है, अफ्रीका में जाएंगे कुछ और अधिकार है, जर्मनी में जाएंगे कुछ और है, हमारे यहाँ कुछ और है। इसका सीधा सा मतलब है ह्यूमन राइट्स इज अ मॉरल, मिलना चाहिए, लेकिन राज्य सरकार जब स्वीकार करेगी तब हम दे देंगे। अब नॉर्वे में है कि पिता बच्चे को पीट देगा, ये मानवाधिकार का हनन है। और हमारे यहाँ माना जाता है कि पिता का जूता बच्चे का दिमाग बादाम से ज्यादा तेज करता है। हमारे दोस्तों गुरुजी थे, स्कूलिंग में पढ़ाते थे, प्राइमरी स्कूल में, वो पिटाई करते थे दोस्तों, बस देख के मन से हट जाता था। पहले बच्चों से डंडा तोड़वाते थे मारने के लिए, मतलब अगल बगल तालाब में कुछ झाड़ी उड़ी होती थी, वो डंडा तोड़वा लेते थे। और बच्चे का सोचिए कितना साइकोलॉजिकल ट्रॉमा, जो डंडा लेकर आ रहा है उसी से उसको पिटना है। लेकिन पढ़ाने में दोस्तों आज तक मैंने ऐसा शानदार टीचर नहीं देखा। मजाल है कोई पेरेंट जाकर ये बोल दे कि आपने मेरे बच्चे को मारा क्यों। अभी जमाना अलग आ गया दोस्तों, अभी जमाना बच्चों कुछ बोल दीजिए कि बोलते हैं सर आपने बात कही मुझे बहुत बुरा लगा। मन तो करता है दोस्तों, उस जमाने से हम लोग इस आजकल मानव अधिकार का प्रभाव पड़ रहा है। इसलिए अब टीचर अगर बच्चे को कुछ बोल भी दे तो भी बच्चों को बुरा लग गया, ये लग गया, अरे हम डंडा तो रखे नहीं दोस्तों, ये बुरा लग रहा है। नॉर्वे में ह्यूमन राइट्स। जर्मनी में क्या है, जर्मनी में कोई व्यक्ति घर में घुस गया, पुलिस उसके घर में नहीं घुस सकती। पुलिस तब तक वेट करेगी जब तक वो व्यक्ति घर से न आए। आप कहेंगे यार फिर तो महीने भर न आए, ये खुराफाती दिमाग है। ऐसा होता नहीं, कोई व्यक्ति क्राइम करके वहां घर में घुस जाए, पुलिस किसी भी कीमत पे घर में घुसना इट्स वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। अमेरिका में तो यहां तक है, अमेरिका में आप अश्वेत व्यक्तियों को ब्लैक नहीं कह सकते, अफ्रीकन अमेरिकन कहिए, ब्लैक कह दिया इट्स वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। हमारे यहाँ ऐसे कहते रहते हैं, किसी को भी कुछ कह देते हैं, मजाक मजाक में इसे कह देते हैं। इसे याद रखिए, मानव अधिकार और प्राकृतिक अधिकार में कई समानता है, इट्स मॉरल। अगला पॉइंट, मैकफर्लेन
मैकफर्लेन ने मानव अधिकारों को परिभाषित करते हुए कहा, while defining the human rights, Macfarlane said that मैकफर्लेन ने मानव अधिकारों को परिभाषित करते हुए कहा कि मानव अधिकार मानव मात्र को प्राप्त हैं। इट्स अवेलेबल फॉर ह्यूमन बीइंग। अच्छा, ये इंटरेस्टिंग पार्ट है। इसलिए जन्मजात हैं और राज्य सरकार के द्वारा नहीं दिए गए हैं, इसलिए मानव अधिकार भी नेचुरल है एंड दे आर नॉट गिवन बाय स्टेट एंड गवर्नमेंट। और वो राज्य सरकार के द्वारा नहीं दिए गए हैं। अब देखेंगे समानता नहीं हो गई। ऐसा लगता है कि प्राकृतिक अधिकार, मॉरल राइट्स, ह्यूमन राइट्स एक ही है, वो है ही है एक, वो थोड़ा सा फर्क है। अभी आप देखें थोड़ा सा फर्क है। फर्क क्या है वो आगे पता चल, बस एक लाइन लिख लीजिए, आगे उसको पता चल जाएगा। देखिए, जब मानव अधिकार 1948 में आया था, उस ह्यूमन राइट्स के कॉन्सेप्ट में महिलाओं का अधिकार नहीं था। जब मानव अधिकार 1948 में आया था तो उसमें कल्चरल राइट्स नहीं थे। अब मानव अधिकारों का दायरा बड़ा हो गया है। प्राकृतिक अधिकार का दायरा सीमित है, मानव अधिकार का दायरा बड़ा हो गया। ये फर्क है जो हम आगे चल के आगे बताएंगे। अगला पॉइंट, परंतु मानव अधिकारों का विचार, but the notion of human rights is more larger। परंतु मानव अधिकारों का विचार प्राकृतिक अधिकारों की तुलना में अत्यधिक व्यापक है। मानव अधिकारों का विचार प्राकृतिक अधिकारों की तुलना में अत्यधिक व्यापक है। द कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स इज लार्जर देन द नेचुरल राइट्स, क्योंकि मानव अधिकार में वर्तमान समय में सामाजिक आर्थिक अधिकार, सोशल इकोनॉमिक राइट्स, लैंगिक अधिकार, जेंडर राइट्स, सामाजिक आर्थिक अधिकार, लैंगिक अधिकार और सांस्कृतिक अधिकार, कल्चरल राइट्स, और सांस्कृतिक अधिकार या कल्चरल राइट्स का भी समावेश कर लिया गया है। सांस्कृतिक अधिकार, कल्चरल राइट्स का भी समावेश कर लिया गया है। तो ये बात अपने आप में बड़ी ध्यान देने की है कि कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स इज मच लार्जर। और अभी तो प्राकृतिक अधिकार तो केवल 3 अधिकारों को मानता था, लॉक ने 3 ही अधिकार की बात कही, लेकिन बाद में इसका विचार बहुत ही व्यापक होता चला गया।
आजकल तो ह्यूमन राइट्स का विचार लगातार आगे बढ़ रहा है। और ये भी एक अंतर आता है, आगे हम आप बता देंगे, क्योंकि अधिकार का विचार माना गया कि प्राकृतिक है, सभी के लिए है, लेकिन आजकल मानव अधिकार में कल्चरल डाइवर्सिटी को ध्यान में रखा जा रहा है। इसलिए हमने जो 2-3 एग्जाम में बताया, नॉर्वे का, जर्मनी का, इंडिया का, इसका मतलब है ह्यूमन राइट्स आर नॉट यूनिवर्सल इन फैक्ट, दे आर मोर रिलेटिव, वो सापेक्षिक होगा। तो अगर आप ये सोचेंगे कि पूरी दुनिया के लिए एक जैसा अधिकार मिल जाए, तो वो शायद संभव नहीं होगा और ये हो भी नहीं पाएगा। अब अधिकार देखिए, वेस्ट इंडीज में हाल है कि एक व्यक्ति बिना विवाह के 3 महिलाओं के साथ लिविंग रिलेशन में रहता, तीनों महिलाओं के साथ उसके बच्चे हैं, शादी किसी के साथ नहीं है। अब वहां का ऐसा पार्ट है कल्चर। इज इट पॉसिबल इन इंडिया? नहीं है। हमारे यहाँ मामला फंस जाएगा। इसका मतलब अधिकार देश काल के हिसाब से बदल जाते हैं। इंडोनेशिया में, सऊदी अरेबिया में एक विवाहित व्यक्ति का दूसरी महिला के साथ संबंध हो जाए, इट्स क्राइम, डेथ पेनल्टी उसके लिए मिलेगी। अधिकार अलग है। अच्छा, दंड देने के भी तरीके अलग अलग हैं। अब ह्यूमन राइट्स, अब देखें, नाउ ह्यूमन राइट्स इज वेरी मच रिलेटिव। अभी आपने देखा होगा विजय माल्या, जब भारतीय सरकार ने कहा विजय माल्या को मैं ट्रांसफर कर दो, इंग्लैंड के लोगों ने कहा विजय माल्या करना ना सर, यहाँ पे जेल ठीक नहीं है। जेल का खराब होना भी मानव अधिकार का उल्लंघन माना जाता है। हमारे यहाँ लोगों घर तो बनवा नहीं पा रहे हैं, जेल कहां से बनवाए? अच्छा, जर्मनी वगैरह में जेल का मतलब क्या है? एसी लगा रहेगा, कमरा रहेगा, टेलीविजन रहेगा, पेपर आपको मिलेगा, अच्छे खाने मिलेंगे, बस आप जेल से बाहर नहीं है। जेल का मतलब 4 दीवारी से बाहर नहीं आ सकते। और हमारे यहाँ जेल का मतलब क्या? काल कोठरी। अब सोचिए, लालू प्रसाद यादव ने कहा था, जो 3 बार चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं, उनका भाई हमें एक बेड दे दो, सरकार ने मना कर दिया चीफ मिनिस्टर को। आम आदमी के तो आप हाल सोचते होंगे। इसलिए हमने क्या किया, धनाधन एक सेल बनवाया पुणे में। एक तो जब इंग्लैंड कोर्ट ने कहा हम इसको प्रत्यर्पण तब करेंगे जब आपको मानव अधिकार का रिकॉर्ड ठीक होगा, हमने धनाधन जेल बनवा दिया, फोटो लेकर दिखा दिया। विजय मल्ल्या ना ना ना, ऐसा जेल नहीं होता इंडिया का, झूठ बोल रहा है। हमारी गवर्नमेंट ने कहा देखो साहब, हम तो माय लॉर्ड, आप देखो ना, हमने तो, ये जेल का फोटो है। तब वो जज माना, कहा नहीं नहीं तुम झूठ बोल रहे हो, ये जेल का फोटो है, जबकि बनवाया हमने स्पेशली उसके लिए, टाइल्स से लगवा के, एसी से लगवा के, तब लिखा देखो हमारे यहाँ भी जेल ऐसे है। अब कौन इंग्लैंड का जज हमारे यहाँ सर्वे करने आ रहा है? इसे याद रखिए, उनके लिए मानव अधिकार लगे, हमारे लिए मानव अधिकार लगे। अबू सलेम का जब एक्स्ट्राडिशन पुर्तगाली सरकार से हम कर रहे थे, तो पुर्तगाल ने कहा ना, हम आपको एक्स्ट्राडिट नहीं कर सकते। तो हमने कहा प्रॉब्लम क्या है? उन्होंने कहा आपके यहाँ डेथ पेनल्टी का प्रोविजन है, विच गोज एंटी ह्यूमन राइट्स। यूरोपियन यूनियन में मृत्यु दंड देना मानव अधिकार का उल्लंघन है। तो हमने कहा चिंता मत करिए, अबू सलेम को हम डेथ पेनल्टी बिल्कुल नहीं देंगे, ये भविष्य में भारत के बड़े सांसद होंगे, आप डेथ पेनल्टी की चिंता कर रहे हैं। तब पुर्तगाली सरकार ने हमें ट्रांसफर किया। तो ह्यूमन राइट्स इज नॉट यूनिवर्सल, अलग अलग रहेगा, लेकिन मानव अधिकार प्राकृतिक अधिकार के बीच बड़ा ही गहरा संबंध है। दोनों एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। तो मानव अधिकार आजकल विस्तारित होता चला जा रहा है। ह्यूमन राइट्स के लॉक ने कहा था प्राकृतिक अधिकार, तो उसके बाद कोई डेवलप हुआ नहीं। लॉक के बाद एक ही व्यक्ति ने प्राकृतिक अधिकार का समर्थन किया, इसका नाम है टॉमस पेन। उसके बाद किसी ने सपोर्ट किया ही नहीं। अब सवाल है प्राकृतिक अधिकारों की जरा आलोचना भी देख लें, वाइड्स क्रिटिसिज्म ऑफ, अगला हेडिंग है प्राकृतिक अधिकारों की आलोचना। अरे किसी क्लास में जाना है तब चली जाओ, उसमें दिक्कत क्या है? लेकिन जब क्लास से जाना था तो आने की क्या जरूरत थी? अगला हेडिंग है, अगला हेडिंग है प्राकृतिक अधिकारों की आलोचना, क्रिटिसिज्म ऑफ नेचुरल राइट्स। अब प्राकृतिक अधिकारों की आलोचना कैसे है? इंग्लैंड का लॉ, इंग्लैंड का बेंथम। एक बात आप याद रखिए, प्राकृतिक अधिकारों का फिलोसफिकल कॉन्सेप्ट थोड़ा डाउटफुल है, फिलोसफिकल भी है और सब्सटेंटिव भी प्रॉब्लम है।
प्राकृतिक अधिकार का बेस आपको बता दें। जो लॉक ने कहा भाई देखो ये पूरी दुनिया ईश्वर से चल रही, ईश्वर ने सबको बनाया, वी आर क्रिएशन ऑफ गॉड। लॉक की बात ऐसी है, हम लॉक का विचार पढ़ते भी। लॉक ने कहा पूरी दुनिया भगवान ने बनाई, तो भगवान की बनाई दुनिया में एक नेचुरल लॉ भी है, एक प्राकृतिक विधि भी है। लॉक ने ऐसा कहा। प्राकृतिक विधि का मतलब लिखी पढ़ी विधि नहीं है। आप कहेंगे फिर हम कैसे जानते हैं? जब कहीं विधि लिखा नहीं गया, हम जानते कैसे हैं? जानते इसलिए हैं हमको भी भगवान ने बनाया और प्राकृतिक विधि को भी भगवान ने बनाया। तो भगवान ने हमारे अंदर ऐसा चिप डाल दिया जिससे हम उसको समझ जाते हैं। अच्छा, नेचुरल लॉ क्या है? अब गांव किसी व्यक्ति के पास आप जाइए, आप उससे पूछे दद्दू तुम जानते हो आईपीसी क्या है? ये क्या होता है? और ना आईपीसी जानता है ना पीसी जानता है, पर्सनल कंप्यूटर भी नहीं जानता और इंडियन पिनल कोड भी नहीं जानता। लेकिन दद्दू से ये बताओ, दद्दू पड़ोसी को मार दो, तो ना 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 ऐसा नहीं करते। ये विचार दद्दू को कहां से आया? पड़ोसी के जीवन पे हमला नहीं करना चाहिए, प्राकृतिक विधि। अच्छा, आपका पार्टनर सो रहा है, आप पार्टनर साथ हैं, सो रहा है आपका पार्टनर और आप पढ़ रहे हैं, आपका कोई दोस्त है, एक बाल्टी पानी डाल दो, आप डालोगे नहीं डालोगे? ये देखो, जब डालोगे तो आप सो रहे हो तो क्या करेगा वो? बात सीधी सी है। अच्छा, कई बातें हमें समझ नहीं। अब हम पीछे बैठे हैं और आगे वाले बैठे एक लात मारे, मारना चाहिए नहीं मारना चाहिए? अब आप तो मजाक में कुछ भी कह देंगे, लेकिन वास्तविकता है हमें एक सेंस है हमें क्या दूसरे के साथ करना चाहिए, और ये सेंस पैदाइशी है। कमाल की बात ऐसी है, इसलिए हमें किसी स्कूल में कॉलेज में जाने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं होती। कुछ हम सेंस लेके ही पैदा होते हैं। तो ये है क्या? नहीं, चलो लिखा नहीं है। और दोस्तों, जब से हमने लिखना पढ़ना शुरू कर दिया वहीं से तो मचमच हुई। जब से रूसो ने इसी ने कहा था थिंकिंग मैन इज डिप्राइव्ड एनिमल, जब से लोग समझदार हो गए, लिखना पढ़ना शुरू कर दिया, तब से ही समस्या हुई। याद रखिए, पुराने जमाने में सारे काम बिना लिखे पढ़े होते थे। शादी विवाह हो गया ऐसे बिना लिखे पढ़े, बिना देखे, न पति ने पत्नी को देखा, ना कोई मैच ही नहीं था, पूरा जीवन मैच खेल गए, कोई मैच नहीं था। मतलब पति पत्नी में दूर, डोंट बी इमोशनल, भावनात्मक, जो मैं बताना चाह रहा हूं उस पर ध्यान दीजिए। पति पत्नी में दोस्तों कोई मैच नहीं पूरा। और आजकल देखें हर तीसरे घर में मैं देख रहा हूं पति पत्नी के बीच अलगाव, पति पत्नी में अलगाव। लिखे पढ़े लोगों को जमाना है दोस्तों। तू कहता कागज की देखी, मैं कहता हूं आंखन देखी। आजकल दुनिया सब कागजी दुनिया हो गई है, हर चीज हमें लिखा हुआ चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट पेपर का बहुत जल्दी टूट जाता है। कॉन्ट्रैक्ट करना हो दिल से दिल का करिए दोस्तों। ये क्या है? दिल चल रहा है, कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, रेज्यूम भेज रहे हैं, अब उसके आगे नहीं बढ़ेंगे। लेकिन दूसरा इसका मतलब है, अब यहां से क्या आया? प्राकृतिक अधिकार। बस ध्यान देने की है, प्राकृतिक अधिकार मानव को मिला, मानव ईश्वर को मिला, ईश्वर ने सबको बनाया। इसलिए प्राकृतिक अधिकार कहां से आया? प्राकृतिक विधि से। लॉक में नेचुरल राइट्स इज रॉन्ग फ्रॉम नेचुरल लॉ। लेकिन इसमें एक उलझन है। उलझन ये है, अब मान लीजिए कि हम कैसे बताएं। तो मैं अगर आपको ये कहूं, आप कहेंगे भगवान को एड्रेस दीजिए। मैं कैसे बताऊं कि भगवान ने ये बनाया, भगवान ने प्राकृतिक विधि बना दी, भगवान ने प्राकृतिक अधिकार बना दिया। और याद रखिए, आजकल भौतिकवादी विज्ञान का आदमी जो भगवान को ही नहीं मानता, वो इसको कैसे मान लेगा? कैसे मान लेगा?
इसलिए लौक के चिंतन में बड़ी अमूर्त बातें हैं, अब्स्ट्रैक्ट बातें हैं, जिसको थोड़ा जस्टिफाई करना कठिन है। यानी लौक कुछ ऐसा कहता है, मैं कहूं कि राम का घर कहाँ है, आपने कहा श्याम के सामने। श्याम का घर कहाँ है? राम के सामने। दोनों घर कहाँ है? उत्तर भी मिल गया, कोई उत्तर नहीं मिला। इसलिए समस्या तो आ रही है भाई, प्राकृतिक अधिकार। यार प्राकृतिक अधिकार भगवान ने दिया, भगवान ने हमें बनाया, हम प्राकृतिक अधिकार भी जानते हैं। बात घूम गई, उत्तर मिला नहीं। इंग्लैंड का व्यक्ति बेंथम था। बेंथम ने कहा लॉक जो हमारा देश का था तो अच्छा आदमी, और बेंथम इतना होशियार व्यक्ति था दोस्तों। बेंथम भौतिकवादी था, यूटिलिटेरियन था उदारवादी, वो भी उदारवादी था, व्यक्तिवादी था। लेकिन न लॉक के भगवान को मानता है, न प्राकृतिक अधिकार को मानता है, और न प्राकृतिक विधि को मानता है, क्योंकि सारी बातें डिवाइन है, जिसको प्रमाणित करना कठिन है। सारी बातें डिवाइन है, सारी बातें अमूर्त हैं, अब्स्ट्रैक्ट है, जो न देखी जा सकती है, न बताई जा सकती हैं, और समझने में थोड़ा कठिनाई भी पैदा करती हैं। आप कहेंगे ये उलझन पैदा कर दिया, प्राकृतिक विधि, प्राकृतिक अधिकार, कुछ देखा ही नहीं, हम मान लेते हैं सब चीज। इसे बेंथम ने कहा भाई सीधी सी बात है, यानी अधिकार हमें ईश्वर से मिले हैं, ये कहना ही बेकार है। अधिकार का एक ही सोर्स है। लॉ के अधिकार का सोर्स क्या है? और नेचुरल लॉ का सोर्स ईश्वर है। बेंथम ने कहा देयर इज ओनली वन सोर्स ऑफ राइट एंड दैट इज हैप्पीनेस। उसने कहा मैं सीधी बात करता हूं, मैं लॉ की तरह घुमाने वाली बात नहीं करूंगा। बेंथम ने कहा यानी मैक्सिमम हैप्पीनेस ऑफ मैक्सिमम नंबर। अधिकार क्यों मिलते हैं? इसलिए नहीं कि ईश्वर के द्वारा दिए गए, इसलिए कि वो व्यक्ति को ज्यादा से ज्यादा प्रसन्न बनाते हैं, सुख पैदा करते हैं, प्लेजर। अधिकार क्यों मिलता है? क्योंकि हमें सुख मिलता है, हैप्पीनेस मिलते हैं। बेंथम के अधिकार का एक ही क्राइटेरिया है, वो कह रहा भाई जो भी चीज हमें सुख दे, इसे याद रखे लॉक भी उदारवादी है, बेंथम भी उदारवादी है। लेकिन चूंकि बेंथम ने हर चीज को सुख और दुख के क्राइटेरिया में नाप दिया, इसलिए उसे कह दिया गया उपयोगितावादी। उपयोगितावादी उदारवाद का ही ब्रांच है, जो न ईश्वर को मानता है न नैतिकता को मानता है। बेंथम वॉज प्योर मेटलिस्ट, भौतिकवादी था वो। और भौतिकवादी व्यक्ति ईश्वर और आत्मा परमात्मा इन सब चीजों को नहीं मानता। बेंथम वॉज ए प्योर मेटलिस्ट। तो बेंथम ने कहा अधिकार का मूल सोर्स क्या है? न ईश्वर है, न प्राकृतिक विधि है, बेकार चीजें मत करो, सीधा है सुख। जो भी चीज मनुष्य को ज्यादा सुख देगी वो क्या है? अच्छी है, जो दुख देगी बुरी है, यही क्राइटेरिया है। और बेंथम से कहा गया कि भगवान है, उसने कहा भगवान तो एक सुख देवता है, दुख देवता है। और हम किसके पास जाते हैं? यानी याद रखिए हम भगवान के पास क्यों जाते हैं? अब एग्जाम आएगा या एग्जाम में कोई खराब हो गया तो हनुमान जी के पास जाने की फ्रीक्वेंसी बढ़ा देंगे। भाई देखो हनुमान जी का संकट मोचन, क्राइसिस मैनेजर। हनुमान जी ने बड़े बड़े संकट लिए हैं, तो हम कहेंगे भगवान हमको भी 2-4 रुपए चढ़ा देते हैं, हमारा भी संकट थोड़ा काट दो। भगवान के पास सुख लेने जाते हैं, भगवान को लेने जाते हैं। दोस्तों मानव कितना भौतिकवादी है। अगर कोई दानी व्यक्ति होगा हम बड़ी प्रशंसा करेंगे, अरे यार क्या महान व्यक्ति है, एक अठन्नी हम दान नहीं करेंगे, मनाना प्रशंसा खूब करेंगे। हनुमान जी की बड़ी पूजा करेंगे। कोई कहे यार तुम भी हनुमान जी बन जाओ, अरे बेकार की बात करते हो। हनुमान जी से क्या चाहिए? भौतिक लाभ चाहिए, हनुमान जी में नहीं बनना है। इसे जीवन का मूल उद्देश्य क्या है? राम नाम जपना, पराया माल, यही है जीवन का मूल उद्देश्य। हैप्पीनेस, सुखी। आप ये देखिए जो भी काम कर रहे हैं उसका एक ही क्राइटेरिया है, ज्यादा से ज्यादा सुख प्राप्त करना। इससे अधिक राज्य भी उसी लिए, अधिकार भी उसी लिए। बेंथम ने हर चीज का एक कारण बता दिया। राज्य क्यों होना चाहिए? सुख देता है तो होना चाहिए, दुख दे तो हटा दो। अधिकार सुख देता है होना चाहिए, दुख दे तो हटा दो। बाकी कोई क्राइटेरिया है ही नहीं।
बाकी जीवन में कोई क्राइटेरिया नहीं है। और हमारे यहाँ दोस्तों ईश्वर को बहुत सेलेक्टिवली माना जाता है। मैं कभी किसी मंदिर में गया था तो एक मुझे साधु महात्मा मिले, उनके क्या करते, मैं मुझे याद है यूनिवर्सिटी टाइम की बात है। तो साधु महात्मा में शंकर भगवान के मंदिर गया था, तो उन्होंने कहा यहाँ तुम आते हो, यहाँ कुछ नहीं मिलेगा। मैंने कहा मतलब? उन्होंने कहा ये तो अवघड़ है, ये खुद ही अपना घर दे के चले गए हैं। यहाँ मत आया करो, गणेश भगवान के पास जाओ, वो सब देने वाला। लक्ष्मी, सोचिए साधु में बता रहा है कहां से मिलेगा। देवताओं का चयन क्यों करते हैं? आत्मिक शांति के लिए या पैसे के लिए? कौन कर आत्मिक शांति के लिए? इसलिए सब एक ही बात है, पैसा चाहिए दोस्तों। और कई लोग तो इतने होशियार होते हैं, वो मस्जिद में भी चले जाएंगे, हर जगह से कृपानी चाहिए कि वो थोड़ा उधर से आएगा, मस्जिद में भी, मंदिर में, गुरुद्वारे में। एक बार आदमी से मैंने पूछा, मैंने कहा तुम हर जगह कैसे? उनका क्या बेकार है, मतलब भगवान थोड़ी कम कृपा गई, थोड़ा सा भाई गुरु से आ जाएगी और थोड़ा सा अजमेर से आ जाएगी। मामला ये है। दूसरी बात, बेंथम ने क्या कहा, दूसरी आलोचना क्या की? पहले सोर्स का, यानी प्राकृतिक अधिकार का फिलोसफिकल फाउंडेशन ही बेंथम ने हिला दिया। प्राकृतिक अधिकार के सिद्धांत का दार्शनिक आधार उसने हिला कर रख दिया। और फिलोसफिकल फाउंडेशन क्या है? अधिकार का स्रोत कौन है? नहीं। और वैधानिक रूप में उसने ऑब्जेक्शन व्यक्त किया। अगला पॉइंट, तो बस एक आधार लिख लीजिए, एक पॉइंट कि बेंथम ने प्राकृतिक अधिकार का दार्शनिक आधार ही क्षतिग्रस्त कर दिया। Bentham has demolished the philosophical base of natural rights. उसने प्राकृतिक अधिकार का दार्शनिक आधार ही क्षतिग्रस्त कर दिया। दार्शनिक आधार का मतलब है मूलाधार, इसेंस। इसी को हम फिलोसफिकल बेस कहते हैं। फिलोसफिकल का मतलब इसेंस है, मूलाधार है। क्योंकि बेंथम ने माना कि अधिकार ईश्वर या प्राकृतिक विधि की देन नहीं है। राइट्स और नॉट डिराइव फ्रॉम नेचुरल लॉ और गॉड। अधिकार ईश्वर या प्राकृतिक विधि की देन नहीं है, अपितु अधिकार इसलिए आवश्यक है कि ये मानवीय सुखों में वृद्धि करता है, व्यक्ति के सुखों को बढ़ाता है। इट इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इट मैक्सिमाइज द प्लेजर ऑफ इंडिविजुअल्स। अधिकार इसलिए आवश्यक है कि व्यक्ति के सुखों को बढ़ाता है। राइट्स इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इट मैक्सिमाइज द प्लेजर ऑफ इंडिविजुअल्स। अधिकार व्यक्ति के सुखों को बढ़ाता है, पहला कारण बता दिया। दूसरी बात, दूसरा जो आधार बेंथम ने बताया, बेंथम भौतिकवादी है। बेंथम इज ए मैटेरियलिस्ट। बेंथम भौतिकवादी है। भौतिक का मतलब ईश्वर आत्मा परमात्मा को नहीं मानता। भौतिकवादी है, इसलिए उसने व्यवहारिक दृष्टिकोण का प्रयोग करते हुए कहा, while accepting that empirical method, उसने व्यवहारिक तरीके का प्रयोग करते हुए कहा
कि पहले संविधान का निर्माण होता है, संविधान का निर्माण होता है और अधिकार संविधान एवं सरकार से प्राप्त होते हैं। Rights are derived from the Constitution and the government. अधिकार संविधान और सरकार से प्राप्त होते हैं। Rights are derived from the Constitution and the government. इसका मतलब है पहले अधिकार आता है, पहले संविधान आता है। और बेंथम ने लॉक की आलोचना करते हुए कहा कि प्राकृतिक अधिकारों का विचार मूर्खतापूर्ण है, मूर्खतापूर्ण से बढ़कर मूर्खतापूर्ण है। उसने बड़ी आलोचना की। उसने क्या कहा, अच्छा ये बात तो देखने में लगती है, आज जब अधिकार बिना संविधान बिना सरकार के अधिकार में कैसे मिलेंगे? बिना सरकार बिना संविधान के अधिकार कैसे मिलेंगे? कभी नहीं मिल पाएंगे। इसलिए बेंथम ने कहा कि सही मायने में, इसलिए बेंथम का अधिकार क्या हो गया, अगला पॉइंट। इसलिए बेंथम ने प्राकृतिक अधिकारों के विचार को बदलकर वैधानिक अधिकार के रूप में परिवर्तित कर दिया। Therefore, Bentham changed the notion of natural rights as a legal rights. Legal rights underline. बेंथम ने प्राकृतिक अधिकारों के विचार को बदलकर वैधानिक अधिकार में परिवर्तित कर दिया। He changed the notion of natural rights into legal one. वैधानिक अधिकार में चेंज कर दिया। लेकिन आपको याद दिला दें, बेंथम ने आलोचना तो कर दी, लेकिन सच मानिए उसे लाक के विचारों का महत्व कम नहीं हुआ, क्योंकि शायद जिस अर्थ में उसने प्राकृतिक अधिकार शब्द का प्रयोग किया उसको सही समझा नहीं गया। तो बेंथम का बचाव बाद में एक तरीके से लॉक को फिर रिवाइव किया, गया, लेकिन बेंथम ने आलोचना ही की है। और एक बार आपके एग्जाम में सीधा सवाल पूछा गया है कि प्राकृतिक अधिकारों के विचारों को बेंथम ने क्यों आलोचना की। बहुत ध्यान से आप देखेंगे, बेंथम ये नहीं करा कि अधिकार नहीं मिलेंगे, करा अधिकार तो यही होंगे, लिबर्टी, प्रॉपर्टी, लाइफ, लेकिन अधिकार का जो सोर्स है, अधिकार की जो व्याख्या है वो गलत है। और बेंथम की बात देखने में थोड़ा ज्यादा सही लगती है एक बारी, आजकल तो अधिकार ऐसे ही मिल रहे हैं, लेकिन हम लॉक का बचाव कर सकते हैं लास्ट में। कैसे? अगला हेडिंग है कि प्राकृतिक अधिकारों का वास्तविक अर्थ, द ट्रू मीनिंग ऑफ नेचुरल राइट्स। देखिए, लॉक को समझ, शायद बेंथम ने जैसा भी समझा हो, लेकिन लॉक को समझने में गलती हुई, या लॉक की बात को बेंथम समझते हुए हर विचारक का अपना डायमेंशन होता है और उसी हिसाब से देखता है, दूसरे के परिप्रेक्ष्य को देखता है, तो वो अलग कैसे होता है फिर उससे। हम ये तो नहीं कहेंगे फिर बेंथम लॉक के विचारों को देख नहीं पाए, लेकिन शायद वो लॉक के परिप्रेक्ष्य से सहमत होने वालों में नहीं था। एक बात देखिए, जब हम कहते हैं नेचुरल राइट्स, इसका सेंस ये आता है, जो लॉक ने कहा भी है, शायद इसी बात को सब लोगों ने समझा कि नेचुरल राइट्स मीन्स राइट्स अवेलेबल बिफोर द स्टेट एंड गवर्नमेंट। जहां राज्य नहीं था, जहां सरकार नहीं थी, और जहां जब राज्य सरकार नहीं होगी संविधान नहीं होगा। भाई संविधान तब आएगी जब राज्य सरकार आएगा। तो कुछ ऐसा अधिकार जो व्यक्ति को मिल गया, क्योंकि इट वॉज बिफोर स्टेट एंड बिफोर गवर्नमेंट, या सच पूछे वहां समाज भी था, ये भी डाउटफुल ही था, लेकिन देयर वॉज अ लैक ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन।
संविधान नहीं था, सरकार नहीं थी, समाज नहीं था, यानी ऐसा दिख गया कि यही प्राकृतिक अवस्था थी। प्राकृतिक अधिकार का मतलब ऐसा है, अधिकार जो राज्य के पहले मिल गया बिफोर स्टेट, अधिकार जो सरकार के निर्माण के पहले मिल गया, यही तो अभी तक अपने प्राकृतिक अधिकार का मतलब समझा। इसका मतलब व्यक्ति को मिल गया और व्यक्ति ने क्या किया, इन प्राकृतिक अधिकारों की रक्षा के लिए राज्य सरकार बना लिया। यही बेंथम ने, यही लोग ने कहा, बहुत स्पष्ट है। और बेंथम क्यों कह रहा है, बेंथम कह रहा है नहीं नहीं भाई, पहले राज्य सरकार है, बाद में अधिकार है। डिफरेंस यहीं पे आ रहा है। इस बात पर डिफरेंस नहीं कि अधिकार क्या मिलने चाहिए, डिफरेंस इस बात पे है कि अधिकार को किस तरीके से डिफेंड किया जा रहा है। यही तो इंटरेस्टिंग है। इसलिए आप याद रखिए, दोनों उदारवादी हैं, लेकिन लॉक प्राकृतिक अधिकार के आधार पर उदारवाद को डिफेंड करता है तो उदारवादी है, और बेंथम सुख दुख के आधार पर डिफेंड करता है तो उपयोगितावादी है। दोनों एक ही है। लिबरलिज्म इज इक्वल टू यूटिलिटेरियनिज्म, दोनों में अंतर नहीं है, आधार बस अलग है, जस्टिफिकेशन अलग है। लॉक ने उदारवाद को जस्टिफाई करने के लिए अलग तरीका अपनाया, बेंथम ने अलग तरीका अपनाया। दूसरी बात है, क्या लॉक का जो प्राकृतिक अधिकारों का मतलब हमने समझा यही मतलब है? ऐसा नहीं है। हम लॉक के अगर प्राकृतिक अधिकारों का ये मतलब समझ रहे हैं तो लॉक के प्राकृतिक अधिकारों का हिस्टोरिकल मतलब समझ रहे हैं, फिलोसॉफिकल नहीं। फिलोसॉफिकल का मतलब तात्विक, संकल्पनात्मक, मूल। अब हिस्टोरिकल का मतलब क्या है, घटनाक्रम ही तो है, पहले राज्य आया, सरकार आया, फिर हिस्टोरिकल का मतलब हम चीज को घटना के हिसाब से व्याख्या करें, पहले आया, पहले दूसरा आया, तीसरा आया, हिस्टोरिकल। लॉक का ये मतलब ही नहीं था। लॉक क्या कह रहा है, अब देखिए, प्राकृतिक अधिकार का ये भी तो मतलब हो सकता है, प्राकृतिक अधिकार का मतलब राज्य सरकार के बाद ही आता है, वो पहले नहीं आता। प्राकृतिक का मतलब होता है जो व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए आवश्यक हो। प्राकृतिक का, अब देखिए, प्राकृतिक का फिलोसफिकल मतलब क्या है, संकल्प, फिलोसफिकल संकल्पनात्मक, सैद्धांतिक, थ्योरेटिकल कहिए, फिलोसफिकल कहिए, उसका मतलब एक ही है। इसलिए प्राकृतिक अधिकार का सही फिलोसफिकल मतलब क्या है, which is essential for the development of human personality, that is natural। तो ये इसका मतलब क्या है, जो व्यक्तित्व के विकास के लिए आवश्यक है वो प्राकृतिक है। अच्छा, ये बात स्पष्ट है। इसका मतलब है प्राकृतिक का समय से कोई मतलब नहीं, जहां राज्य नहीं था, सरकार नहीं था। प्राकृतिक का मतलब उसका दार्शनिक मतलब है, सैद्धांतिक मतलब है, संकल्पनात्मक मतलब है। तो आप बताइए, आपके व्यक्तित्व के विकास के लिए, आपके व्यक्तित्व के विकास के लिए क्या आवश्यक है? देखिए, हम अप्राकृतिक हैं, है कि नहीं है, मतलब कृत्रिम नहीं है तो प्राकृतिक है। तो आप अपने पूर्ण व्यक्तित्व का विकास करना चाहते हैं। व्यक्तित्व का मतलब हर व्यक्ति की क्षमताएं अलग हैं, उसकी रुचि अलग है, कार्य क्षेत्र अलग है। तो अगर हर व्यक्ति अपना पूर्ण विकास करना चाहता है तो उसको क्या चाहिए? लाइफ, लिबर्टी, प्रॉपर्टी चाहिए या नहीं चाहिए? तो लाइफ, लिबर्टी, प्रॉपर्टी इसलिए महत्वपूर्ण है कि राज्य सरकार के निर्माण के पहले मिला था। ये इसलिए महत्वपूर्ण है कि उसके बिना हम अपने जीवन का विकास नहीं कर पाएंगे। क्या मतलब माना जाए प्राकृतिक का? क्या मतलब माना जाए? इसे याद रखिए, प्राकृतिक का मतलब है, अच्छा, सांस लेने का अधिकार हमें मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए, प्राकृतिक। अब ये बताइए, अब अच्छा, बोलने की क्षमता, मानव में सबसे कम्युनिकेशन स्किल पशु में नहीं है, मानव में जन्मजात है। मानव में जन्मजात है, इसका मतलब इस बोलने की क्षमता से, सोचने की क्षमता से। देखिए, मानव में प्राकृतिक क्या है जो पशु में नहीं है? पशु के जीवन का एक निश्चित उद्देश्य है, खाएगा, पिएगा, मर जाएगा, तो 2-4 बच्चे पैदा कर लेगा, इतना करेगा। अब आप सोचिए कि
अब कि जिस भी जानवर को आप समझ सकते हैं, जानवर को आप समझ सकते हैं, बंदर हो, भालू हो, मंकी, डंकी, जो भी आप ले लीजिए। आपने दिनों कि कोई गधा नोबेल पुरस्कार की लाइन में खड़ा हुआ है, मैं गधा का एक पर्पज है। लेकिन मैं कहूं आपके जीवन का उद्देश्य क्या है, दोस्तों आज तक कोई बता ही नहीं पाएगा। डोंट बिलीव इन, जन्म कुंडली में कुछ भी बातें लिख दी जाए, आपका भविष्य कोई बता नहीं सकता कि आप कल कहां चले जाएंगे। कोई मुख्यमंत्री बन गया, कोई नोबेल पुरस्कार किसी को मिल गया, कोई बहुत बड़ा साहित्यकार बन गया, और कोई बहुत बड़ा डॉन बन गया, फील्ड खुला हुआ है, और कोई बहुत बड़ा प्रोफेसर बन गया, स्कॉलर बन गया। इट डिपेंड्स अपॉन यू। मेरे एक स्टूडेंट थे उस समय, क्या 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 आईएएस, मतलब उसका हमने एग्जाम्पल इसने नहीं बताया कि वो तो अंडरस्टूड है, बार बार वही कहना। आईएएस को अगर हम फिक्स कर दें तो आपकी क्षमता को हम सीमांकन करके बोल रहे हैं, वो तो अंडरस्टूड है। उसके अलावा जीवन में आप वो कर पाएंगे जो आज आपने सोचा नहीं, सोचा नहीं। ये मानव है, प्राकृतिक है, अप्राकृतिक है। इसलिए अगर हम अपनी क्षमताओं का, क्षमताएं प्राकृतिक है, चिंतन प्राकृतिक है, अनंत सोच पैदा करना है। जरा सोच के देखिए, हमें कितनी गॉड गिफ्टेड कैपेसिटी मिली है, कितना बड़ा से बड़ा सोच सकते हैं। कोई रिस्ट्रिक्शन है क्या उस पर? सोचना ही था दोस्तों, कितना बड़ा से बड़ा सोच लीजिए। इसलिए प्राकृतिक अधिकार का मतलब है व्यक्ति के व्यक्तित्व को विकास के लिए जो अधिकार है वो प्राकृतिक है। और हमने इसको क्या समझ लिया, राज्य सरकार के निर्माण के पहले वो प्राकृतिक है। इसे हमारे फंडामेंटल राइट में क्या है, रिलीजियस राइट प्राकृतिक है, भाई हमारी आस्था का विषय है। राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी प्राकृतिक है, आर्टिकल 19 प्राकृतिक है। प्राकृतिक है क्योंकि हमारे व्यक्तित्व के विकास के लिए है। और प्राकृतिक का यह मतलब किसने समझा लिखने के बाद? ये स्पष्ट है। प्राकृतिक और इस दोनों में क्या फर्क आ गया? अगला पॉइंट, इंग्लैंड के विचारक ग्रीन ने, ग्रीन वही ग्रीन हरा, इट्स नॉट रेड, ग्रीन। इंग्लैंड के विचारक ग्रीन ने प्राकृतिक अधिकारों की नैतिक व्याख्या की। ग्रीन बिलीव्स इन द मॉरल इंटरप्रिटेशन ऑफ नेचुरल राइट्स। ग्रीन ने प्राकृतिक अधिकारों की नैतिक व्याख्या की और उनके अनुसार प्राकृतिक अधिकार राज्य सरकार और संविधान से प्राप्त होते हैं। नेचुरल राइट्स आर ड्रॉन फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट, द कॉन्स्टिट्यूशन। प्राकृतिक अधिकार राज्य सरकार और संविधान से प्राप्त होते हैं, परंतु ये व्यक्ति के नैतिक व्यक्तित्व के विकास के लिए आवश्यक है। नैतिक व्यक्तित्व के विकास अंडरलाइन, ये व्यक्ति के नैतिक व्यक्तित्व के विकास के लिए आवश्यक है, इसलिए प्राकृतिक है। इट इज इंपॉर्टेंट फॉर द मॉरल डेवलपमेंट ऑफ द पर्सनालिटी, देयरफॉर इट्स नेचुरल मॉरल डेवलपमेंट अंडरलाइन। बाकी ये अधिकारों का पहला जनरेशन है, सेकंड जनरेशन कल।